देखिए इधर क्या पढ़ेंगे हम लोग, मिरर यानी दर्पण। दर्पण हम लोग कल भी देख रहे थे। दर्पण क्या होता है, एक चिकना चमकीला सतह होता है जो किससे बनाया जाता है, कांच की सहायता से बनाया जाता है। यानी कांच को हम लोग एक तरफ से रंग देंगे, वो भी किसी भी पेंट से नहीं रंगेंगे। सिल्वर नाइट्रेट उसमें मुख्य रूप से मिला होना चाहिए, यानी चांदी का लेप चढ़ा होना चाहिए, चांदी से मिक्स किया हुआ कोई लेप चढ़ा होना चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, एक तरफ मतलब वो पारदर्शी न रह के अब क्या बन जाएगा, अपारदर्शी, यानी उससे किरण पार नहीं कर पाएगी, उससे किरण पार नहीं कर पाएगी। और जिससे किरण पार नहीं कर पाएगी उसके बाहर आर पार हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। यानी वो कैसा सतह बन जाएगा, अपारदर्शी। यानी कि किसी भी कांच को हम एक तरफ से उचित तरीके से रंग देते हैं, कलई कर देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलई कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, अपारदर्शी सतह बन जाता है। और उसका जो पहला सतह क्या हो जाता है, मतलब जिस ओर रंग आ जाता है वो नहीं, उसके विपरीत वाला सतह एकदम पूरा चमकीला हो जाता है। क्या हो जाता है, चमकीला। चिकना तो पहले से रहता है और क्या हो जाता है, चमकीला हो जाता है, यानी उसमें से अब प्रकाश पार नहीं कर पाती है, ठीक है। उसी को हम लोग देखेंगे। दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक होता है समतल दर्पण, एक क्या होता है, समतल, और एक होता है गोलीय दर्पण। एक समतल और एक गोलीय, ठीक है ना। एक समतल और गोलीय, इसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। स्फेयर से बना होता है, स्फेयर यानी गोला। स्फेयर का हिंदी क्या होता है, गोला। गोला से बना होता है। गोला मतलब कि आपको कैसा गोला लेना है, भरा हुआ गोला नहीं लेना है, जैसे पूरा एकदम नहीं लेना है भरा गोला। कैसा लेना है, खोखला गोला। खोखला गोला कैसे होता है, जैसे एक प्लास्टिक का बॉल जो होता है वैसे ही करके एक आपको कांच का गोला लेना है। किसका लेना है, कांच। कांच देखे है ना, कांच। तो उसी कांच का क्या लेना है आपको, गोला लेना है। उससे हम लोग क्या बनाएंगे, गोलीय दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गोलीय दर्पण। और समतल दर्पण तो आप लोग देखे ही हैं, जो घर में जो मुंह देखने वाला शीशा होता है वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है, जिसका एक सतह क्या होता है, रंगा हुआ होता है। हम लोगों ने इससे पीछे प्रकाश का परावर्तन का जो क्रिया था वो भी समतल दर्पण पे ही हम लोग देखे थे ना। यानी वो समतल दर्पण ऐसे प्रकाश आता था, चला जाता था, वो किस पे था, समतल दर्पण पे ही था। अब हम लोग किस पे देखेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल में कुछ ऐसा है नहीं, समतल दर्पण है, बस इतना बात जान लेंगे। मेन हम लोग क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण। क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम लोग दो तरह से काट सकते हैं, एक इधर से भी काट दीजिए, एक इधर से भी काट दिए। एक लिए छुरी टाइप कुछ ऐसे करके और काट दिए। वैसे तो छुरी से नहीं काट सकते हैं, पर कांच को काट जिस तरह से हम लोग काट पाते हैं वैसे काट दिए। और इधर से एक निकलेगा ना, जैसे बॉल आप लोग देखेंगे कभी फट जाता है बॉल, है ना। तो कभी कभी बॉल क्या होता है, ऐसे फटता है। ये बॉल है, क्रिकेट का बॉल, इधर से ऐसे निकल जाएगा, है ना, ऐसे पड़ता है ना। तो ऐसे करके ये एक बनता है ऐसे कटोरी जैसा, हल्का सा कटोरी, मतलब बड़ा कटोरी नहीं, थोड़ा सा कटोरी ये बनता है ना। तो इस तरह से हम लोग इधर से क्या करेंगे, इधर ये काट लेंगे और इधर ये काट लेंगे, काट के भाग निकाल देंगे। किससे हमने काटा, एक गोले से काटा। किससे काटा, एक गोले। कैसा गोला, खोखला गोला। कैसा गोला, खोखला गोला। अब इस गोले को हमको रंगना होगा एक तरफ, तभी हम क्या बना सकते हैं, उसको दर्पण बना सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण। गोला खोखला तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण। तो यानी हमें गोला को क्या बनाना पड़ेगा, दर्पण बनाना होगा। तो दर्पण बनाने के लिए हम जानते हैं किसी भी एक तरफ क्या करना होता है, पेंट करना होता है। या तो एक इधर पेंट कर दीजिए, इस ये एक मान लेते हैं सतह है, तो इधर या तो पेंट कर दीजिए, इधर वाला सतह क्या बन जाएगा, परावर्तन वाला सतह बन जाएगा। नहीं, इससे क्या होने लगा, परावर्तन होने लगेगा। ये रंग दिए तो इधर वाला परावर्तक सतह बन जाएगा। यानी जो सतह रंगते हैं वो नहीं बनता है, उसके विपरीत वाला सतह बनता है, समझ ना, उसके जो उल्टा वाला सतह है वो बनता है। अब इसी तरह से हमने काट दिया, अब हम गोला को हटा देते हैं। क्या करते हैं, गोला को हटा दिया। यानी इसका पार्ट का हम लोग का काम नहीं है, बस इधर जो काट के निकाले हैं उसका काम है। समझ में आ रहा है, ये हमने काट के निकाल दिया, इसका कोई काम नहीं था ना, कोई काम। तुम लोग का संदीप कहाँ है, वो बक्सर है। देखिए ये हो गया। यानी ये हमने गोले से ही काटा है। किसे काटा है, गोले से ही काटा है। और ये गोले का एक भाग है, गोले का क्या है, भाग है, काटा हुआ भाग है। इस भाग को हम रंग सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप उठा हुआ भाग रंग दीजिए। क्या रंग दीजिए, उठा हुआ भाग। इसका कौन है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, मान लीजिए आप जान लीजिए कि कटा हुआ है, ठीक है, कटा हुआ है। और ये इसका उठा हुआ भाग और ये भी दोनों। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, एक उठा हुआ भाग रंगेंगे और एक धंसा हुआ भाग रंगेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका हम उठा हुआ भाग रंगते हैं, ये वाला भाग रंग दिए।
रंग दीजिए। इस तरह हम लोग रंग के दिखा सकते हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं लेकिन इस तरह अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से रंगा हुआ दिखा सकते हैं, दिखा दिए। और इसका हमने उठा हुआ रंग दिया तो इसका क्या रंग देते हैं, धंसा हुआ। तो धंसा हुआ भाग इसका कौन है, ये ना अंदर वाला, इसका बाहरी भाग रंग दिए, इसका कहाँ रंग, आंतरिक भाग रंग देते हैं। रंग दीजिए इसका आंतरिक भाग, रंग दिए ना, आंतरिक भाग रंग दिए, इसका क्या रंग दिए, बाह्य भाग रंग दिए। अच्छा ये बताइए इसके लिए परावर्तक सतह कौन बन गया, परावर्तक यानी परावर्तन अब किससे होगा। इधर आओ, तुम्हारे में ये चैप्टर है, बैठो इधर 8th क्लास में बैठो। कौन सा होगा, धंसा हुआ वाला भाग से परावर्तन होगा ना। यानी क्या इधर से अब लाइट आ पाएगी, लाइट आके जा पाएगी, नहीं, जैसे कुछ नहीं हो पाएगा, ना अंदर जा पाएगी, नहीं वहीं पे खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका परावर्तक सतह कौन होगा, ये होगा, इधर वाला, अंदर वाला, है ना। यानी किरण अभी किधर से आएगी, इधर से आएगी, किधर से आएगी, इधर से। किरण को किधर से भेजना होगा, इधर से। और इसमें कौन होगा परावर्तक सतह, उठा हुआ वाला भाग। तो इधर से किरण किधर से आएगी, इस साइड से, समझ आ गया ना। इधर भी इसी साइड से आ रही, इधर भी इस, हमने एक ही तरह का लिया था और दोनों तरफ से हमने रंग के अलग अलग दर्पण बनाया, ठीक है ना। एक में क्या हुआ कि परावर्तक सतह यानी जिससे परावर्तन की क्रिया होगी वो भाग धंसा हुआ है, ठीक है। और एक हमने ऐसा बनाया कि उठा हुआ है, जिससे परावर्तन की क्रिया होगी उसका क्या है, भाग उठा हुआ है, ठीक है ना। इस दर्पण में ये एक गोलीय दर्पण है। क्यों गोलीय दर्पण है, क्योंकि गोला से काट के हम बनाए हैं, है ना, गोला से काट के बनाए हैं, तो कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो इसी प्रकार यानी रंग के आधार पर, यानी रंगने के आधार पर, एक बार आपने उठा हुआ रंगा, एक बार आपने धंसा हुआ रंगा, तो इसी प्रकार ये दो प्रकार के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, दो प्रकार। किस प्रकार से हो जाते हैं, रंगने के आधार पर, है ना। हमने एक बार उठा हुआ भाग रंग दिया, एक बार धंसा हुआ भाग रंग दिया। इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक ये वाला प्रकार और एक ये वाला प्रकार। लेकिन इसका नाम भी हम लोग को देना होगा, क्या देना होगा, नाम भी देना होगा। क्या नाम दे सकते हैं, देखिए ध्यान से। इसका परावर्तक हम लोग नाम देंगे परावर्तक सतह के आधार पर, न कि रंगे हुए भाग के आधार पर, ठीक है ना। क्योंकि हमें काम क्या है, परावर्तन कराना, किरण को लाना फिर भेजना, है ना, परावर्तन की क्रिया कराना। तो परावर्तन क्या भाई ये रंगे हुए भाग की तरफ से करेंगे, नहीं, हम किधर से भाग से करेंगे, जो जिधर से रंगा नहीं है, यानी कि उसके विपरीत भाग से। तो इसका विपरीत भाग क्या है, उठा हुआ है, यानी जिससे परावर्तक सतह जो है इसका क्या है, उठा हुआ। परावर्तक सतह मतलब समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं, जिससे परावर्तन की क्रिया होगी, यानी जिसपे हम लोग प्रकाश को पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है ना। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। तो इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, बोलो, उठा हुआ है, परावर्तक सतह उठा हुआ है ना। इसका परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ, यानी देखो उठा हुआ है, ऐसे बाहर की तरफ फेंका हुआ है ना, निकला हुआ है। और इसका क्या है, धंसा हुआ है, यानी पचका टाइप है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे इसका परावर्तक सतह, परावर्तक क्या है, इसका धंसा हुआ है। सर इसका धंसा उसका उठाना, परावर्तक सतह देखो धंसा हुआ है, परावर्तन किससे होगा, इस वाले साइड से होगा ना, उधर से ना। हम बार बार वही बात समझा रहे हैं। क्या है इसका परावर्तक सतह, धंसा हुआ, क्या है, धंसा हुआ है। क्लियर है इतना बात, उठा हुआ और ये क्या है, धंसा हुआ, समझ में आ गया। परावर्तक सतह का मतलब है पेंट वाला नहीं, कौन वाला, जहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे पेंट नहीं लगा है, जहाँ से प्रकाश आके लौट जाएगा, है ना, परावर्तक, परावर्तन की क्रिया कराने वाला सतह, ठीक है। तो जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उसका नाम दिया जाता है उठा हुआ दर्पण, यानी उत्तल दर्पण। उठा से संबंधित है उत्तल, क्या संबंधित है, उत्तल, है ना। तो इस दर्पण को हम लोग क्या नाम देंगे, उत्तल दर्पण। ये दर्पण क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। इसका धंसा हुआ है तो धंसल जैसा शब्द होगा अवतल, धंसल का क्या होगा, अवतल होगा, ठीक है ना, अवतल दर्पण, ठीक है। ये हो गया उत्तल, उठा हुआ है तो उत्तल, एगो याद करना, उठा हुआ उत्तल, तो जो बचा है वो क्या होगा, अवतल होगा। बचा हुआ धंसल, है ना, धंसा हुआ। तो धंसा हुआ में कोई ऊ आ नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक दो को, इसमें कोई भी अ ओ का मंत्र नहीं है, ऊ औ ऐसे टाइप वाला मंत्र नहीं है, सिंपल सा है ना सब। तो अवतल धंसल वाला और उठल उठा हुआ वाला, समझ में आ गया ना, उत्तल। क्लियर है इतना बात। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। क्लियर है इतना बात। उठा हुआ हो तो उत्तल, धंसा हुआ हो तो धस, क्या उठा धंसा, परावर्तक सतह, क्या परावर्तक सतह, यानी परावर्तन जिससे होगा वो वाला सतह, ठीक है ना, वो वाला पेज। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए तो वीडियो चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, लिखा हुआ है, चल रहा है, इधर देखिए, ध्यान दो लिखा हुआ है। और ये क्या है, कॉनकेव मिरर,
क्या है ये? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। हाँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। इसको क्या कहते हैं? कॉनकेव, है ना। कॉन्वेक्स में VEX आता है, क्या आता है? VEX। और इसमें क्या आता है? CAVE आता है, क्या आता है? CAVE। केव यानी ऐसे अंगुली जैसे गुफा जैसा बना हुआ है, क्या है? गुफा जैसे, यानी प्रकाश आएगी गुफा जैसे में एंट्री तो नहीं कर पाएगी, मतलब वहीं पे जाएगी, तो केव है ये, क्या है? केव। तो कॉनकेव, केव से याद रखेंगे धंसा हुआ जो रहेगा गुफा जैसा, उसको हम लोग कॉनकेव यानी अवतल। और जो वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब होता है चोटी, क्या होता है? चोटी। वर्टेक्स मतलब सबसे ऊंचा, उठा हुआ भाग, तो उसी से बना है वेक्स, तो हम लोग क्या कहें? कॉन्वेक्स यानी उठा हुआ भाग, ठीक है ना, उठा हुआ। समझ में आ गया? हो गया, दोनों हो गया। चलिए, तो कॉन्वेक्स हो गया उठा, और कॉनकेव हो गया धंसा हुआ भाग, ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक हो गया उत्तल और एक क्या हो गया? अवतल हो गया, ठीक है। इसको हम लोग देख सकते हैं चम्मच का उदाहरण लेके। चम्मच में आप लोग दोनों दर्पण आप लोग को मिला। चम्मच का एक, अगर नया चम्मच लेंगे, एकदम वैसा नहीं, ज़्यादा दिन वाला नहीं, नया चम्मच लेंगे तो उसमें ऐसे उठा हुआ, तो एक तरफ देखेंगे तो वो क्या होगा? धंसा यानी अवतल दर्पण दिखेगा, दूसरी तरफ उठा यानी उत्तल दर्पण दिखेगा, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा हम लोग कलछुल या चम्मच लेके देख सकते हैं, ठीक है। कलछुल या चम्मच लेके देख सकते हैं ना। चम्मच ठीक रहेगा, हाँ, कलछुल ज़्यादा गोल हो जाता है। हाँ, ज़्यादा गोल हो जाता है, अर्ध हो जाता है ना। चलो ठीक है, तो हम लोग चम्मच लेके देख सकते हैं। क्लियर है इतना बात? चल, अब इसमें हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दर्पण 2 प्रकार के, समतल, गोलीय, गोलीय में 2 प्रकार का, उत्तल और अवतल। क्लियर है इतना बात? चलिए, अब हम लोग इसके कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। और देखिए ध्यान से, ये एक दर्पण है, ठीक है। मान लेते हैं हम सबसे पहले उत्तल दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? उत्तल दर्पण। अच्छा, ये किसी न किसी एक गोला से कट के बना होगा। बना होगा ना किसी न किसी गोले से काट के। बोलिए, ये मान लेते हैं गोला है, उसी से हम इतना भाग क्या किए हैं? काटे हैं। और जितना काटे हैं उसको मान लेते हैं ये M है। ऊपर वाला जो काटे इसको हम क्या मान लिए? M, ठीक है। और नीचे वाला जो काटे उसको हम क्या मान लेंगे? N मान लेंगे, ठीक है। इसको हम Mn, तो Mn क्या है? दर्पण है। Mn क्या है? दर्पण है, जो किससे काटा गया है? एक खोखले गोले से काटा गया। किससे काटा गया है? खोखले गोले से। इसको हम क्या बोलेंगे? खोखला गोला। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसे ठूंस सकते हैं थोड़ा सा काट के, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये अब इसको जो है एकदम बीच वाला पॉइंट, एक पॉइंट बनता है यहाँ पे। क्या बनता है? एकदम बीच में एक पॉइंट, यानी कि जितना ये दर्पण है उसका क्या बनता है? बीच का पॉइंट बनता है, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान से, ये एक बीच पॉइंट है, इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। यानी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण का बीच वाला पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव। अब वो ध्रुव कैसे निकालेंगे? इधर इधर दोनों से नापने पे एकदम क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए नाप के एकदम, ठीक है। यानी कि अगर ये दर्पण का ये जो वक्रता, क्या बोल देंगे इसको, इसका जो चाप है मान लेते हैं 10 मीटर है, तो वो कितना आएगा? कितने पे आएगा? 5 मीटर पे आएगा एग्जैक्ट, है ना। यानी इसका ध्रुव, और ध्रुव को हम लोग P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? P, और वो भी बड़े वाले P से। कौन से? बड़े वाले P। P क्यों दिखाते हैं? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिखते भी चलेंगे। ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। तो उसी लिए हम इसको क्या दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। ध से नहीं दिखा सकते हम लोग बार बार, ठीक है। ध से नहीं दिखा सकते हम लोग, क्या लिखेंगे इसको? P। समझ में आ गया? पोल। तो कोई पूछेगा पोल ध्रुव क्या है, बोलेंगे दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। अब ध्रुव वो किसी का भी हो सकता है, समतल दर्पण का भी हो सकता है। मान लेते हैं ये समतल दर्पण है, ध्यान से देखिए, ये क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण है, तो इसका ध्रुव कहाँ होगा? यहाँ बीच में हो गया, तो ये भी ध्रुव कहलाएगा, है ना। समझ में आ गया ना? ये भी क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। वहां बैठ जाओ, इधर ही आ जाओ, क्या कहलाएगा? ये ध्रुव कहलाएगा। क्लियर है? ये हो गया ध्रुव, और ये क्या है? Mn, ये भी ध्रुव कहलाएगा। अरे सॉरी, P ध्रुव कहलाएगा। क्लियर है इतना बात? ध्रुव किसी को दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं, अभी ये नहीं सोचना है ये कौन सा दर्पण है, बस समझिए एक दर्पण है, इधर का रंग दिए तो ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। मान लीजिए, चलिए उत्तल ही दर्पण है। क्या है ये? उत्तल दर्पण। ठीक है ना। ये क्या है? ध्रुव है बीच वाला। अच्छा, हम काटे किससे थे? क्या एक्चुअल में गोला है यहाँ पे? नहीं, वो काट के निकाल चुके, हम दिखा रहे हैं कि गोला है। अब पूछेगा ना आपको एक टर्म, आपको पूछेगा वक्रता केंद्र। क्या पूछेगा? वक्रता केंद्र।
क्या पूछेगा? वक्रता केंद्र। अब देखिएगा ध्यान से, केंद्र। और क्या क्या टर्म है देखिए, तो बुक दिखाइए। और इसमें आएगा अभी हम लोग देखेंगे वक्रता त्रिज्या। यहाँ भी तो है, इसको खोलो ना। चलिए देखिए ध्यान से, ये चारों चीज़ों को हम लोग को समझना है, ठीक है ना। चार चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से, इधर देखिए, इधर देखिए। अब कोई पूछेगा ध्रुव, तो पता चल गया, ध्रुव में कोई दिक्कत नहीं। क्या हम लोग बोल देंगे? बोलिए, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के एकदम बीच वाले पॉइंट को क्या हम लोग कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, एकदम बीच वाले को, ठीक है। ध्रुव, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं? पी से, पोल। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पोल। अब हम लोग आते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र जो होता है, अभी भूल जाएंगे वक्रता को, क्या बोल जाएंगे? भूल जाएंगे। अभी बस आप याद रखें केंद्र और त्रिज्या, केंद्र और त्रिज्या, केंद्र और त्रिज्या। मान लेते हैं एक सर्कल है, ये एक क्या है, चाहे चलो गोला है, ये क्या है? गोला। तो गोला का केंद्र कहाँ होगा? यहाँ होगा, एकदम यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे इसका क्या होगा? केंद्र। इसको हम लोग ये मान लेते हैं इसका केंद्र क्या है? सी है। क्या है? सी। इसका केंद्र क्या है? सी है। सी नहीं मान, कुछ भी मान सकते हैं हम, ओ भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? ओ। चलिए हम ओ ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अभी फिलहाल के लिए हम केंद्र पढ़ लें, केंद्र को हम क्या मान लिए? ओ मान लिया, अच्छा लगता है। तो ये क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। किसका कहलाएगा? गोले का केंद्र। किसका कहलाएगा? गोले का केंद्र। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? वक्रता केंद्र चाहिए। क्या चाहिए? वक्रता केंद्र। यानी आप जो ये वक्र काटे हैं, ये क्या काटे हैं? ये वक्र रेखा जो आपने काटा है, ये इसका केंद्र कौन था? इसका केंद्र कौन था? यानी ये किस केंद्र से लिया गया है? इसका कोई केंद्र बिंदु आएगा ना, तो कहेंगे इसको जब हम लोग एक गोला खींचेंगे तो इसका क्या बनेगा? सेंटर बनेगा। क्या बनेगा? सेंटर। तो वक्रता यानी वक्र रेखा को हम लोग कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्वेचर। किसका आप इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? सेंटर। ये सेंटर है, केंद्र है। क्या है? केंद्र। किसका केंद्र है? इस वक्र का केंद्र है। किसका केंद्र है? इस वक्र का केंद्र। यानी वक्रता केंद्र क्या कहलाएगा? इस वक्रता केंद्र है ना, वक्रता का केंद्र, समझ आ रहा है ना। ये केंद्र है इस तरह से गोला के लिए, ये गोला के लिए क्या है? केंद्र है। लेकिन इस वक्र के लिए क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। इसके लिए क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। इसके लिए गोला का केंद्र नहीं कहलाएगा, क्योंकि गोला को हम काट चुके हैं इतना, समझ है ना। तो अब ये गोला का केंद्र कहलाएगा? नहीं। ये किसका कहलाएगा? ये वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, क्योंकि वक्र का केंद्र है, समझ रहे ना। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। किसका सेंटर? कर्वेचर का सेंटर। किसका सेंटर? कर्वेचर। ये क्या है? कर्वेचर। और कर्वेचर का ये क्या है? सेंटर। इसीलिए इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग ओ ना दिखा के क्या दिखाएंगे? बड़ा सी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? बड़ा वाला सी दिखाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे दिखाते हैं? कैपिटल सी। कैपिटल सी यानी बड़े वाले सी से। समझ में आ गया इतना बात? तो ये क्या है? अब इसको लिखेंगे कैसे हम लोग लैंग्वेज में? ये तो समझ में आ गया वक्रता केंद्र क्या है। क्लियर है? कोई कहेगा कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, ठीक है ना। तो लिखेंगे गोलीय, अब ध्यान से सुनिएगा, गोलीय दर्पण, हम लोग मेरा बात और अंगुली देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, फिर से, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर से देखेंगे, किसी गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग है। गोलीय दर्पण किसका है? खोखले गोले का भाग है। उस खोखले गोले के केंद्र को, उस खोखले गोले के केंद्र को उस दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं, या उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वह कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, वह गोली क्या हम लोग को डिफाइन करना है? वक्रता केंद्र, है ना। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। याद रहेगा? अब हम धीरे धीरे बता दिए।
गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ, इस तरह से आप लोग देखेंगे तो आसानी पड़ेगा। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। कुछ है नहीं, गोला का केंद्र उस दर्पण के लिए क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। सिर्फ गोला है खोखला तो क्या कहलाएगा? केंद्र। और जैसे ही हमने कहा कि नहीं उसका काट लिए हैं वक्र तो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र, वक्रता। अब इसी में कोई कहेगा, चलिए ये बात हो गया। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या आते हैं? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या है? अच्छा, हम लोग त्रिज्या किसको कहते हैं? केंद्र से लेके ये जो इसका साइड साइड वाला जो होता है परिधि, इसका जो माप होता है वहां तक की दूरी को कहते हैं ना त्रिज्या। यानी अगर ध्रुव को केंद्र से मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। किसका? अभी भूल जाइए कि हम यहाँ से भी यहाँ मिलाएंगे तो वो त्रिज्या ही कहलाएगी, यहाँ से भी यहाँ मिलाएंगे तो त्रिज्या ही कहलाएगी ना। लेकिन हम यहाँ क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि इससे हमको कुछ मिल सकता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना? आप कहीं भी मिला सकते हैं त्रिज्या के लिए। कोई कहेगा कि त्रिज्या क्या है? यहाँ पे त्रिज्या, कोई बोलेगा वक्रता त्रिज्या बताइए। हम बोले भूल जाएंगे हम वक्रता, हम त्रिज्या पहले सोचेंगे, है ना। तो त्रिज्या क्या है इसकी? गोले की त्रिज्या है। गोले की त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से यहाँ तक की दूरी, है ना। यहाँ कोई पॉइंट लेना होगा ना, यहाँ पे मान लेते हैं हम पी डैश भी ले सकते थे, कोई एक पॉइंट तो कह सकते हैं ना, केंद्र से पी डैश के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है गोले के लिए। किसके लिए? गोले के लिए। लेकिन हम गोले के लिए अब नहीं निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? इसके लिए, दर्पण के लिए। किसके लिए? दर्पण। और दर्पण क्या है? एक तरह का वक्र है। क्या है? वक्र, क्योंकि काटा गया है उस गोला से वक्र को। समझ में आ रहा है ना? तो हम फिर से इसको क्या कहेंगे? फिर से वही वाला डिफिनेशन, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से वही, जहाँ पे वहाँ केंद्र लगा देते हैं, यहाँ पे यहाँ क्या कहते हैं? त्रिज्या लगा देंगे, है ना। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण है, वक्र है, तो उसके लिए वक्रता त्रिज्या कह देंगे। समझ आएगा ना? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को उस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो जाएगा तो रोक रोक के उसको लिख लेना है। ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर है? या समझ में आएगा इतना बात? क्लियर? अच्छा, यहाँ पे हम लोग पीसी को कह सकते हैं कि एक त्रिज्या है, पीसी बराबर आर त्रिज्या कह सकते हैं। चलिए, तो हम लोग का ये भी डिफाइन हो गया, ये भी हो गया ना। बचा क्या? प्रधान अक्ष। क्या बचा? प्रधान। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, सेंटर ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कर्वेचर यानी वक्रता का क्या हम लोग? रेडियस। क्या है ये? रेडियस, है ना। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ, इसमें थोड़ा इंक डालो तो। इंक कहाँ है? इंक शायद नीचे होगा, है नहीं नीचे होगा। देखो ना वहाँ नीचे जो पंखा रखा होगा ना छोटा वाला, पंखो लेते आओ और उसी में होगा, उसमें उसी पे होगा शायद। समझ में ये बात? इसको थोड़ा रोक देते हैं। सर ये वीडियो आप बनाते हैं तो कब भेजते हैं? चलिए देखिए, अब हम लोग आते हैं प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हम लोग इसको कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल पीएलई वाला कि पीएल वाला, ये सब में कंफ्यूजन रहता है। हाँ ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना, यानी प्रधान अक्ष। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक मेन एक्सिस होता है यानी प्रधान अक्ष होता है, जिससे सुनिए, जिससे हम लोग कोई भी दूरी को मापते ओपते हैं। समझिएगा, यानी कि इससे ऊपर ऐसा ये लाइन है ना, अगर कोई कहेगा ये इससे कहाँ, तो इसी से नापना है, इससे दाएं, इससे बाएं, इससे ऊपर, इससे नीचे, समझ में ना, इसके क्लियर है। तो यानी जो भी दूरियां नापेंगे हम लोग किससे नापेंगे? प्रधान अक्ष से नापेंगे। किससे नापेंगे? प्रधान अक्ष से। क्लियर है इतना बात? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। अब सुनिएगा ध्यान से, जो ध्रुव और केंद्र को जो मिलाने वाली जो रेखा है, जो भी कहीं तो मिलाने वाली जो भी रेखा होगी कहीं तक जाएगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। यानी ध्रुव और केंद्र को जो मिलाएगी ना रेखा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। सिंपल वाला है। ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। अब ध्रुव और केंद्र नहीं बोल सकते हम लोग, केंद्र गोला का हो जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। क्या बोलना पड़ेगा? तब ना दर्पण का, हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ध्रुव और पोल और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष कहेंगे। क्लियर है? सिंपल सा था कोई।
अब इसमें क्या होगा ना कि आपको ऐसे पूछेगा, इतना बात क्लियर है। हम जानते हैं ध्रुव क्या होता है, दर्पण के बीच, दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं। इसे बड़ा वाला पी से दिखाते हैं और त्रिज्या को किससे दिखाएंगे, बड़े वाले आर से, बड़े वाले आर से, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। और कोई कहेगा कि वक्रता केंद्र क्या है, तो कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। सी, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी यानी बड़े वाले सी से। फिर हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को उस दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। प्रधान अक्ष, ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर है इतना बात, ये हमने बातें समझ ली इतनी। अब इसमें आपको क्या करेगा ना, ऐड कर देगा। सुनिए ध्यान से, बोलेगा ना कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र बताइए, ठीक है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, तो कुछ नहीं, सिंपल, जो हम लोग दर्पण सिर्फ बोल देते थे, अब क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। ये तो उत्तल ही दर्पण पे हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, ये उत्तल ही था ना। किसको किसको अभी दिक्कत है उत्तल अवतल में, उठा हुआ है इधर प्लेन वाला सतह जहाँ से परावर्तन है तो उत्तल है, समझ आ गया ना। उठा हुआ है, धंसा हुआ रहता तो अवतल। अभी हम लोग धंसे हुए पे समझेंगे, समझ है ना, ध्यान से देखिएगा। ये हम लोग का एक दर्पण है, इसका किधर का रंग ना होगा, इधर का ना, बाहर का। हाँ, तब ना ये धंसा वाला आएगा इधर। हाँ, क्लियर है, एम एन है, ये क्या है, एम एम एन यहाँ पे मान लिए हैं तो एम डैश एम एन डैश मान लो, ठीक है। चलिए, अच्छा ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अभी हम लोग क्या किसका पढ़ रहे थे, वक्रता केंद्र उत्तल दर्पण का, ठीक है ना। अब कोई कहेगा इसका आप क्या बताइए कि वक्रता केंद्र बताइए, समझ में आ गया। इसका कोई क्या है, क्या लिखा है, तेज प्रताप क्लास 9 बस वही लिखा था। मैसेज आया उसके नाम से। चलिए इधर देखिए ध्यान से। जैसे कोई कहेगा कि यहाँ पे आप बताइए, इसका हम लोग मिटा देते हैं, इसका वाला, ठीक है। इसका थोड़ा देर के लिए इसको थोड़ा सा साइड। क्लियर है इतना बात। अब देखिए, अब इसके लिए भी कहेगा तो इसके लिए केंद्र कहाँ आएगा, इधर, बोलो। इसको क्या कहेंगे, सी। इसका पी कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। इसको मिला देंगे तो ये मुख्य यानी रेखा अक्ष हो जाएगी, प्रधान अक्ष है ना। उसको प्रिंसिपल मुख्य अक्ष भी कहेगा तो भी आप लोग को बकवाना नहीं है। इसका प्रधान अक्ष, प्रधान मतलब होता है मेन, है ना, मुख्य बोल सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए भी वही होगा, ये आर होगा, समझ ना। उतना से उतना दूर तक क्या होगा, आर होगा। आर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, आर होगा। क्लियर इतना बार, बस। अच्छा, कोई पूछेगा कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के किस ओर होता है, तो पूछ सकता है ना से। उत्तल दर्पण में दर्पण का वक्रता केंद्र किस ओर होता है, दाईं ओर या बाईं ओर। आप सोचेंगे मेरा कापी नीचे है, ठीक है, तो मैं अपने से देखिए ये किधर है, इसका दाईं ओर है ना, दाईं ओर है। पूछ सकता है ऐसे, उत्तल दर्पण में किधर रहता है, दाईं ओर। अच्छा ये बताइए, एक बात ध्यान से सुनिएगा। इधर मेरा मुंह ऐसे देख रहे हैं हम, ठीक है। उधर कुछ दिखेगा, उस पार है, उस पर दिखेगा नहीं ना। यानी कि हमें जो है ये कल्पना में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, कल्पना, यानी दर्पण के पीछे है ये। ऐसे झांकेंगे तो नहीं कोई बात बनेगा, समझ में ना। पीछे है, रंगा हुआ भाग के पीछे है। और यहाँ पे क्या है, एकदम सामने ही मिल जा रहा है। यानी हम वहाँ पे खड़े भी हो सकते हैं, इसके केंद्र पे खड़े होकर अपना इमेज यानी प्रतिबिंब देख सकते हैं। केंद्र के यहाँ खड़े होकर इमेज प्रतिबिंब देख सकते हैं। केंद्र से थोड़ा दूर होकर यहाँ कहाँ खड़ा हो सकते हैं, केंद्र इसका अंदर है ना, केंद्र अंदर। तो इसी के हिसाब से हम लोग बाहर इसका कल्पना में एक केंद्र बना लेंगे। जितना ये दूर है ना, उतना ही दूर यहाँ क्या कर देंगे, सी निकाल देंगे, समझ ना, बाहर में। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जितना ये अंदर है, अंदर तो कुछ कर नहीं हम लोग पाएंगे, तो इसका बाहरी उतना जितना नाप के इधर क्या कर देंगे, बाहर में लगा देंगे, समझ में ना। यहाँ सी लिख देंगे, यहाँ पे जितना ये दूर है उतना दूर। क्लियर है इतना बात। और यहाँ कोई ज़रूरत है उधर पीछे तो आएगा ही नहीं, पीछे क्या करने की ज़रूरत है, नहीं है। इधर आपने सामने मिल जा रहा है, ठीक है, खुद ही क्या मिल जा रहा है, सामने। समझ में आ गया ना, सामने मिल जा रहा है। अभी ये बात समझ में आ गया। उत्तल दर्पण के दाएं तरफ होता है वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण के बाएं तरफ होता है वक्रता केंद्र, ठीक है। अब आप कह सकते हैं ये बात आप कह सकते हैं कि अगर ऐसे हम बना देते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ये क्या है बोलिए जल्दी, कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल है, उठा हुआ भाग प्लेन है, उठा हुआ भाग से परावर्तन होगा। अरे उत्तल है, ध्यान से देखिए, उत्तल ही है ना। हम किए क्या कि उसको उलाट दिए, इसको इधर कर दिए हैं, देखिए किए है ना। अब इसको भी ऐसे हम लोग बनाएंगे, ऐसे बना सकते हैं ना। यहाँ से मैं हम डिटेल में बता रहे हैं, लंबा जाएगा क्लास, ठीक है। ये एक रेखा। अब बताइए तो इसका कहाँ आएगा वक्रता केंद्र? इधर आएगा ना, इधर आएगा P। तो अब तो इसका बाएं ओर हो गया। अब इसमें देखें हम लोग तो कहाँ है इसका वक्रता केंद्र? दाएं ओर है। इसमें कहाँ है? बाएं। तो कहने का मतलब ये तो दाएं कहीं बाएं कहीं हो सकता है, घुमा के हो सकता है ना। लेकिन सही कौन होगा? ठीक है ना। अब सुनिए सही कौन होगा। कभी भी हम लोग प्रकाश को, अच्छे बताइए इसमें प्रकाश को कहाँ से लाना होगा? इधर से लाएगा प्रकाश की इधर से? इधर से लेफ्ट। शीशा कहाँ है? इधर ना। तो प्रकाश इधर से लाना पड़ेगा ना, पढ़ाना पड़ेगा, टार्च बारना पड़ेगा। तो किधर से हम लोग बारेंगे? इधर से। यानी प्रकाश की किरणें किधर से आएंगी? इधर से, बाएं साइड से आएंगी। और इसमें प्रकाश की किरणों को इधर से लाओगे, कुछ होगा कि पेंटवा के पास लाएंगे? पेंट के अंदर नहीं ना लाएंगे, पेंट के अंदर से कुछ होगा नहीं होगा। हमें किससे लाना? जो चमकता हुआ सतह है उधर लाना होगा। बोलो इसमें किधर से लाना होगा? इधर से। क्यों? क्योंकि शीशा का जो मुंह है इधर है, इसमें हाँ चमकता है। इधर कहाँ है? यहाँ पे। तो अच्छे बताओ, तो इसमें कहने का मतलब कि आप कैसे बोल सकते हैं कि दाएं वाला ही सही है ना वक्रता के? क्योंकि अब हम लोग जान लेंगे एक बात हमेशा के लिए, 12th जिंदगी भर के लिए, कि प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, यानी हम लोग जो भी अध्ययन करते हैं प्रकाश से जुड़ा हुआ चीज़, वो ऑप्टिक्स में अध्ययन। प्रकाशिकी एक फिजिक्स यानी भौतिकी का एक शाखा होता है, ब्रांच है, समझ में आएगा ना। एक शाखा है, जैसे कि विद्युत की एक शाखा है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग शाखा है, बिजली उजली वाला। और उसके बाद चुंबक का अलग शाखा है, उसी तरह से प्रकाश का अलग शाखा है। तो ये हम लोग प्रकाशिकी का एक थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं 10 क्लास में, इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि हमेशा प्रकाश आपको बाएं से दाएं चलना चाहिए। किधर चलना चाहिए? बाएं। आप टॉर्च को हमेशा किधर से बारेंगे? बाएं से दाएं, यानी हमेशा बाएं तरफ से टॉर्च आएगा। किधर से आएगा? बाएं तरफ से हमेशा। क्या ये सही हम लोग बनाए हैं चित्र? नहीं, इसमें किधर से आ रहा है? दाएं तरफ से। तो यानी ये जो है ये बात गलत है। यानी हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में हाँ पलट देंगे वो अलग बात है। अपने दैनिक जीवन में कह सकते हैं आपकी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र हम लोग दाएं में भी बना के दिखा सकते, अरे बाएं में भी बना के दिखा सकते हैं, देखिए नहीं। लेकिन असल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारी वक्रता केंद्र किधर होती है उत्तल दर्पण की? खाने वाले हाथ को दाहिना हाथ कहते हैं, ठीक है। तो किधर होता है? दाएं ओर होते हैं। क्लियर है इतना बात? अच्छा, इसको भी हम लोग ऐसे बना सकते थे, लेकिन हम लोग क्या बनाएंगे इससे? अब किरण किधर से आने लगेगी? इधर से ना, ये वाला। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी किरण इधर से दिखी गलत, इधर से आता हुआ देखिए, यानी आप ऐसे खड़े हैं, दाहिना तरफ से आ रही है गलत वो चित्र, ठीक है। अब बाएं तरफ से आ रही है तो सही, ठीक है। कभी मान लो हो गया, इतना एकदम क्लियर है, इसको कोई कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है ना? नीचे उसके ना एक कॉपी लगा दो, पीछे में नहीं गिरेगा। कॉपी नीचे लगा दो, कॉपी वो वाला कॉपी, वो हिंदी रीडर, हाँ वही, उसके नीचे पीछे से लगा दो, उठ जाएगा। हाँ ठीक है। अब उसको थोड़ा सा नवा दो नीचे में, हाँ ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, इसका मतलब ये है कि ये आप लोग का क्लियर हो चुका है, ना? बोलिए। हाँ, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग प्रकाश को लाएंगे और कुछ कुछ देखेंगे बात में। चलो पूछ लो जिसको जो पूछना है इसमें। पूछो अंशुमान, पूछो। कुछ पूछना है इसमें? सर ये बताइए कौन? तो उसमें कैसे बुझाएगा? प्रकाश इसमें सोख हाँ, कहाँ से? अगर वक्रता त्रिज्या है, अगर त्रिज्या तक रहेगा तो उसको त्रिज्या ही कहेंगे, और ऐसे पूरा मतलब खोखला गोला को पूरा ऐसे ढक लेगा तो उसको प्रधान अक्ष कहेंगे। प्रधान अक्ष सुनिए, बोल रहे हैं कि एक मान लेते हैं ये कोई दर्पण है, उत्तल ही है। क्या है? उत्तल दर्पण है। कहने का मतलब कि यहाँ पे इसका C होता है, यहाँ पे P होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? R है। क्या है ये? R है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? R है त्रिज्या। तो कहने का मतलब क्या, यही इतना ही दूर को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, यही ना, मिलाने वाली रेखा को। नहीं जरूरी नहीं, ये प्रधान अक्ष है, मेन अक्ष है।
इससे जुड़ने सटने वाली रेखा जहाँ तक जाएगी सब क्या है? प्रधानी है। प्रधान अक्ष, ठीक है ना। उसको मिलाने वाली रेखा मतलब उससे गुजरने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा। समझ आ गया ना? सर है? इसको कौन सा रेखा कहेंगे? प्रधान अक्ष त्रिज्या हो सकती है। हाँ? प्रधान अक्ष है वो त्रिज्या प्रधान अक्ष पर ही होती है, ठीक है ना। त्रिज्या प्रधान अक्ष पर होती है। प्रधान अक्ष जरूरी नहीं है कि त्रिज्या हो, पर त्रिज्या हमेशा प्रधान अक्ष होगी। हाँ वही मैं बोल हाँ ठीक है, ये बात सर क्लियर हो, क्लियर। ठीक है ना। इसको आप लोग फिर से जाके वहाँ जिसको दिक्कत होगा देख सकते बस ये वीडियो में ना सर। हैं। सर अब भेजिए 5 दिन हो गए कॉल में भेजिए। चलिए अब मेन वाला चीज़ पढ़ना है हम लोग को। सुनिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फोकस और फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे? फोकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। फोकस और तथा फोकस दूरी में अंतर बताएं, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, ठीक है, दोनों चीज़ें समझेंगे। देखिए ध्यान से, बार बार चित्र बनाना पड़ता है इसमें। देखिए हम सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक तरफ अवतल बनाते हैं, यहाँ पे क्या है? अवतल। हम लोग क्या अभी पढ़ रहे हैं? फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस तथा क्या हुआ? किसको प्रॉब्लम हो गया? उठा हुआ है उत्तल, धंसा हुआ है। तो सब पहले उत्तल लिखिए। धंसा हुआ अवतल होगा सर। अवतल के बारे में चर्चा हो कह रहा है पहले उत्तल में लिखेंगे आप। मतलब पहले उत्तल पढ़ाएं उसमें का कह रहा है ना कि पहले उत्तल लिखा जाता है ना, उसके बाद अवतल। नहीं, कुछ मैं लिख कुछ भी सकते लिख हैं। सकते हैं। अभी फिलहाल में अब सुनिए ध्यान से, हम अभी अवतल बनाए। क्या बनाए हैं? अवतल दर्पण। समझाने के लिए हमको जो आसानी पड़ेगा वही ना। समझ गए। ऐसे आप लोग को जो समझाने में मुझे मैं ज़्यादा नहीं ना बका सकता हूँ। इधर देखिए, ये क्या है? पी है। बोलिए, किसको नहीं समझ में आ रहा है? ये पी है, सबको समझ में आ रहा है। बीच बिंदु को पी कहते हैं। ये एम एन है। एम एन यानी ये दर्पण का नाम है। और यहाँ से ये मान लेते हैं इतना दूर ऐसे जाएगा, तो हम अंजाद पे यहाँ मान लेते हैं कि सी है। यहाँ सी दूर और थोड़ा मान लो यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? इसका सी है। हमको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ये कहीं भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं, ठीक है। क्लियर है ना? हमें इससे काम है अभी। इधर देखिए ध्यान से, तो पी और ये क्या है? सी, और ये है पी यानी प्रिंसिपल एक्सिस, अरे ध्रुव है, पोल। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि फोकस को डिफाइन करने के लिए और फोकस दूरी को हमें समानांतर किरणें लानी होगी। क्या लानी होगी? समानांतर किरणें, ठीक है। हम देखिए प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स में दो ही चीज़ पढ़ेंगे मेनली। एक हम लोग पढ़ेंगे लेंस और एक दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेंस और दर्पण के बीच में हमारा जो चैप्टर है घूमता रहेगा। सेकंड चैप्टर में हम लोग लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस। सेकंड जो चैप्टर शुरू होगा, अभी इसमें क्या पढ़ेंगे? दर्पण में ही इधर उधर दर्पण दर्पण खूब सुनेंगे, और उसके बाद लेंस लेंस सुनेंगे। उसके बाद दर्पण लेंस दोनों में अंतर देखेंगे लास्ट में, ठीक है। तो अभी दर्पण देखिएगा, हम क्यों बता रहे हैं अभी बताएंगे। जैसे हम क्या करेंगे ना कि ये दर्पण है और एक ये कौन सा दर्पण है? कौन बताएगा? धंसा हुआ में देखो, धंसा है, ये धंसा है, धंसा है ना। प्रकाश किधर से आ रहा है? इधर। किस पे पड़ रहा है? इस पे, धंसे हुए भाग पे। तो ये कैसा धंसा है? धंसल दर्पण। बोलो, धंसण जैसा कौन है? अवतल। चलो इधर देखिए, तो हमें समानांतर किरणें लानी होगी, कुछ समानांतर से समझने में आसानी होता है। ये कैसी किरण है? समानांतर, ठीक है। और ये सॉरी यहाँ पे नहीं, ये समानांतर किरण है। ये भी समानांतर किरण है एक, ये भी समानांतर। ये प्रधान अक्ष है, ठीक है। अब सुनिए, ये क्या करेगा? अच्छा, ये किरण है ना। किरण क्या करती है? परावर्तन। दर्पण पे टकराने के बाद क्या करती है? परावर्तन करती है। तो किरणों का परावर्तन कराते हैं हम। क्या कराएंगे? परावर्तन। किरणों का क्या कराते हैं? परावर्तन करा रहे हैं।
ये भी किरण क्या कर रही है, परावर्तन, इसका भी परावर्तन कर रही है। ये भी क्या कर रही है, परावर्तन, इसका भी परावर्तन कर रही है। ये भी क्या कर रही है, परावर्तन, तो इसका भी परावर्तन कर रही है। ये भी क्या कर रही है, परावर्तन, इसका भी परावर्तन। ये भी कर रही है परावर्तन, इसका भी परावर्तन। ठीक है, ये अच्छा इधर जाती है इधर लौट आती है, तो ये परावर्तित आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित, आपतित, परावर्तित। समझ गए इतना बात है ना। ये 3 गो आपतित, 3 गो परावर्तित, अरे 3 गो आपतित है तो 3 गो ना परावर्तित होगी। इधर से भी 3 गो आपतित तो 3 गो परावर्तित। और सब कहाँ पे मैच कर रही है, एक बिंदु पर, यहाँ पे। कहाँ पे मैच कर रही है, यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये जो होगा ना, सब किरणें, अब ये किरणें कहाँ से आई है ना, किरणें का तो मान लेते हैं कोई एक वस्तु थी, अनंत दूर से चलते एकदम समानांतर किरणें आ रही थी। अच्छा इसको क्या कहेंगे, किरण पुंज। क्या कहेंगे, याद आया, किरण पुंज। किरणों की समूह आ रहा है, और कैसा किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। कैसा किरण पुंज, समान। ये कैसा किरण पुंज है, समांतर। ये जो, अच्छा ध्यान सुनेगा, ये जो किरणें आ रही थी तो ये कैसा किरणें थी, समांतर किरण पुंज। इसमें एक और किरण पुंज है, बताइए कौन बताएगा। समानांतर के अलावा इसमें इस चित्र में एक और किरण पुंज है, अभिसारी। देखो ध्यान से, ये तो गई समानांतर, सब एक बिंदु की ओर आ रही है ना। 3 गो गई थी समानांतर, 3 गो इधर, 3 गो इधर, यानी टोटल 6 किरण समानांतर गई थी, और 6 टोटल एक बिंदु पे कवर हो रही है, आ रही है ना, एकदम एक बिंदु की तरफ आती हुई। तो जब भी एक बिंदु की तरफ आती हुई तो अभिसारित, एक बिंदु से दूर जाएगी तो पसर रही, यानी अपसारित। समझ रहे ना, अभिसारित, भूल गए तुम लोग इतना जल्दी। ठीक है, तो अभिसारित यानी अभिसारित हो रही है, क्या हो रही है, अभी। ठीक है ना, एक पॉइंट की तरफ। समय तो इसमें कितने किरण पुंज हैं, 2, एक समानांतर और एक अभिसारी। बोलो मैं गधा हूँ, बोलो। एक क्या है, समानांतर किरण पुंज, एक क्या है, अभिसारी। क्या है, अभिसारी। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे देखें कि समानांतर अभिसारी, समझ गया, एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है। अब ये बिंदु क्या कहलाएगा, सुनिए, इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस। यही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। किसका फोकस, ये जो किरणें हैं इनका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। समझ गया ना, दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस। यानी अगर समानांतर किरणें आएंगी तो दर्पण कहाँ फोकस करेगा, यहाँ पे। कहाँ फोकस करेगा, यहाँ पे फोकस करेगा। क्लियर है इतना बात, फोकस। समझ आ गया, ये क्या है, फोकस है। अब आता है फोकस, समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट क्या है, फोकस है। अब आते हैं हम लोग फोकस दूरी क्या है, क्या देखेंगे, फोकस। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। कहीं कपार पे, फुट पे लिख लीजिए, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। कहीं लिख लीजिए नोट बना के, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। लिखो, दे दो उसका। सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से। कुछ नापना है तो ध्रुव से। ठीक है, देखिए नहीं, इसमें अब हम लोग बक्सर जा रहे हैं तो हम लोग ध्रुव खोजेंगे, कहाँ है ध्रुव। ठीक है, क्लियर। सुनिए ध्यान से, ये क्या है, फोकस है। क्या है, फोकस। फोकस को हम लोग छोटा वाला एफ से दिखाते हैं। किताब में कितना भी इसको बड़ा वाला एफ से लिखेगा, आप उसको गलत मानेंगे। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, फोकस को, फोकस बिंदु को। ये फोकस मतलब क्या है, फोकस बिंदु। फोकस मतलब फोकस बिंदु। तो इस पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, छोटा वाला एफ। किससे, एक मिनट रुक जाइए, छोटा वाला एफ कि बड़ा वाला एफ, क्लियर है। इसे बड़ा, कैपिटल एफ, कंफ्यूजन हो जाता है। इसके किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि देखिए कैपिटल पी, कैपिटल एफ, कैपिटल सी, तो इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल एफ यानी बड़ा वाला एफ से। ये क्या है, एक बिंदु है।
क्या है, बिंदु। इसका फोकस कहाँ आया है, इस अवतल दर्पण। ये कैसा दर्पण है, बार बार इन लोग को लिख दो जी, कैसा है, अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ मिली है, यहाँ पे। कोई पूछेगा इस दर्पण की फोकस दूरी क्या है, यहाँ पे। कहाँ पे फोकस कर पा रहा है, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। इसका सबका फोकस कहाँ रहा है, इस पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये फोकस है, इसका क्या है, फोकस। डिफाइन कैसे करेंगे, सुनिए ध्यान से, इसको डिफिनेशन कैसे लिखेंगे फोकस का, कुछ नहीं करना है, बस इसको चित्र को देखना है, डिफिनेशन बनाना है। सुनिए, ये मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, प्रधान बार बार अजीब लगता है, मुख्य बोलिए। ये क्या है, मुख्य अक्ष है ना। प्रिंसिपल अक्ष। फिर से ध्यान से देखिएगा, मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर ही किरणें आ रही हैं, आ रहे हैं ना। मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें हैं ना सारी, समानांतर मतलब समान समान अंतर पे, समान समान अंतर में, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी, है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें, फिर से देखेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें किस दर्पण का हम बात कर रहे हैं, अवतल। हम अवतल दर्पण का फोकस अभी बात करेंगे, किसका बात करेंगे, अवतल। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें अवतल दर्पण से टकरा कर, है ना, टकराने के बाद परावर्तित होकर, अच्छा टकरा के क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें अवतल दर्पण से टकराकर परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, अच्छा असली में मिल रही है ना, झूठो मूठो कंट तो नहीं मिला रहे हैं, है ना, तो यानी वास्तविक में मिल रही है। फिर से, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें, है ना, परावर्तन के बाद, अब टकराकर वकराकर का एक शब्द बना देंगे, बहुत सूक्ष्म थोड़ा डेफिनेशन। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद या परावर्तित होकर, परावर्तन के बाद या परावर्तित होकर जिस बिंदु पर, है ना, मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं, ठीक है ना। फिर से ध्यान से देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है ना, उस बिंदु को अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस बिंदु पे मिला फोकस। देखो, किरणें समानांतर आई, मुख्य अक्ष के टकरा गई, एक बिंदु पे मिल गई, वो बिंदु फोकस कहला गया, ठीक है। किरणें आई, टकराई, एक बिंदु पर मिली, वो फोकस है। नहीं समझ में आएगा तो अगर मान लो भूल गए परीक्षा में, तो इसलिए किरणें आई, दर्पण से टकराई, एक बिंदु पर मिली, वो फोकस कहलाया। नहीं आएगा तो कुछ तो नंबर मिलेगा, 3 2 नंबर में 1.5 नंबर, ठीक है। क्लियर है इतना बात। घबरा रहे हो अनुराग, तुम्हारा नहीं, जा सकते हो, घबरा रहे तो रख दो, कॉपी चेक कर देंगे, रख दो यहीं पे, आना लेते जाना कब। हमको भी लगा है, वहाँ पानी है, पी लो, अभी लाए थे हम। देखिए इधर ध्यान से, अब देखिए हो गया नहीं ये बात। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत होगा, इधर देखो, अब फोकस दूरी क्या कहलाता है, हम बोले सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, ध्रुव से। इधर देखो, ये फोकस बिंदु है और ये क्या है, ध्रुव। तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ रहे, फिर ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। अब फोकस से फोकस दूरी में नहीं कंफ्यूज होना है। फोकस मतलब कि ये पॉइंटवा, अब फोकस दूरी मतलब ध्रुव से नाप लो कितना दूर है फोकस उसका, है ना। तो अरे सब मैं बोल रहा हूँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ देखो देखो देखो, मैं कहता हूँ ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, इसमें क्या लिखा है बताओ तो जरा। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। घर से ट्यूशन की दूरी को घर से ट्यूशन की दूरी कहते हैं। कितना आसान है। हाँ वैसे ध्रुव से फोकस की नहीं, हम प्यासे नहीं है। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। क्लियर है इतना बात। इसको किससे डिनोट करते हैं, फोकस को किससे डिनोट करते हैं, बड़ा वाला एफ। अब फोकस दूरी को छोटा वाला है, किससे, कुछ दूरी होगा ना। जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना, जितना भी ये पढ़ेगा, दूरी कहीं कहीं, जैसे वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये सब आएगा आगे, तो छोटका में वो सब लिखा आता है। किसमें लिखा आता है, छोटा ABCD वाला में, ठीक है। और जितना पॉइंट रहेगा किसमें रहेगा, बड़ा वाला ABCD। पी क्या है, पॉइंट, बड़ा वाला पी। सी क्या है, पॉइंट, बड़ा वाला पी, बिंदु है। एफ क्या है, पॉइंट, फोकस बिंदु, क्या है, बड़ा वाला एफ, ठीक है। और ये एफ क्या है, दूरी, तो ये क्या है, छोटा वाला दूरी। आर को छोड़कर आर बड़ा में लिखा जाता है, त्रिज्या को, बढ़िया चीज़ है इसलिए। इधर देखिए, समझ में आ गया, एफ छोटा वाला एफ। क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा, यही चीज़ हम एक इसमें भी देख लेते हैं, उत्तल में भी। उत्तल में देखेंगे ना, इसमें देखिएगा, इसमें ध्यान से देखना होगा अच्छे से।
मत लिखो अंशुमान, सब चला जाएगा, सब लिखिएगा। इधर देखिए, समझिए ये कैसे बन गया, चलो जाने दो। एम डैश, कौन सा दर्पण है ये? उत्तल दर्पण। इसका मान लेते हैं इसका ध्रुव कहाँ है, मत बात करो, इसका ध्रुव कहाँ है? यहाँ पे। वक्रता केंद्र कहाँ होगा? इधर गोला है बने, इस तरह से भी देख लो, इधर गोला बनेगा तो उधर ही ना आएगा केंद्र, समझिए। इधर गोला बनेगा तो उधर ही आएगा। तो इधर से हम लोग यहाँ पे क्या बना देते हैं, सी बना देते हैं, इसको मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलिए यहाँ तक हम लोग का बन गया। अब सुनिए ध्यान से, इधर भी थोड़ा सा। अच्छा, प्रकाश उधर से ले आएंगे कि इधर से? इधर, सब जगह से प्रकाश इधर से आएगा, बाएं से दाएं, हमेशा इधर से, हमेशा इधर से। चलिए, तो हम लोग को भी इसमें भी किस तरह से लाना होगा? समानांतर ही किरणें लानी होगी। इसमें भी कैसे लानी होगी? समानांतर लानी होगी, ठीक है। चलिए लाइए, देखिए ध्यान से। मान लेते हैं इसी तरह से 3 ठो इसमें भी किरण लाते हैं, एक बढ़ा दी। अच्छा तुम बताओ इधर से कैसे लाओगे? मान लो किरण लाए, कहाँ जाएगा ये? मतलब पेंट पे जाएगा। इधर देखिए, ये गया किरण, ये गया। इधर थोड़ा सा नहीं बनाना चाहिए हम लोग को। ठीक है, 6 किरणें जैसे इसमें आ रही थी, इसमें भी कैसे आ रही? 6 किरणें। अच्छा, ये परावर्तन असली में नहीं होगा, ऐसे नहीं मिल जाएगा, यहाँ है ही नहीं। इधर इसका है केंद्र, कहाँ मिलेगा? उधर जाना है इसको। किधर जाना है? इसका फोकस कहाँ है? अच्छा, इसको कहाँ होगा फोकस? केंद्र इधर बीच में ना, देखो इधर बीच में आया है ना, तो इसको कहाँ इधर से ले आएगा? तो यहाँ जाने का कोशिश तो करेगा पर जा नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा। तो कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे। ये आएगा यहाँ से, लौट जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है, थोड़ा सा इस पे मिलता है आके। हाँ, ये सब कल्पना में मिलेगा, असली में नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये जो है कल्पना में, उधर जाके हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। समझ में ये बात? मतलब असली में नहीं मिला, असली में मिला यहाँ पे। इसका फोकस असली वाला आया नहीं, फोकस कहाँ बन तो रहा है ऐसे ही सेम, लेकिन कल्पना में बन रहा है। ये भी इसका क्या है? फोकस है। इसमें भी फोकस दूरी यही होगा, ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को। इसमें कैसे डिफिनेशन लिखेंगे, ध्यान सुनिए। मुख्य कौन सा? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं नहीं, इसमें क्या बोलते थे? मिलती हैं, असली में मिल रही हैं, मिलती हैं, असली में नहीं मिलती हैं। क्या है? मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती हैं? प्रतीत, यानी संभव, ऐसे लगता है कि मिल रही हैं पर एक्चुअल में मिल नहीं रही होती हैं। समझ ना? जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु का उत्तल दर्पण का मुख्य, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर इतना बात? अब फिर दोनों को कंबाइन करके, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे क्या कहेंगे? उस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। सुनिए, इसीलिए इसमें जब भी देखिए, जब भी कल्पना में फोकस बनेगा ना, यानी मिलाना पड़ेगा ले जाके, तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब, याद आया आप लोग को पढ़े थे? क्या पढ़े थे? प्रतिबिंब। जब भी कल्पना में हम लोग कुछ भी एज्यूम करें, यानी कल्पना में फोकस मिला, जहाँ प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। क्या बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ा चुके हैं कि नहीं? काल्पनिक, नकली, है ना? पीछे जाके देखेंगे, लौकबे नहीं करेगा कि कोई है कि नहीं है ना? यानी कि अगर कल्पना में फोकस बना तो प्रतिबिंब भी काल्पनिक। प्रतिबिंब बता चुके हैं, वस्तुओं का प्रति, यानी उसी के जैसा कोई दूसरा दिखना चाहिए, क्लोन नहीं, उसी के जैसा, हाँ एकदम असली नहीं, ठीक है ना? हाँ, प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक, ठीक है। अब इसमें असली में मिला है
है ना। तो इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बोलिए वास्तविक यानी रियल, ठीक है, वास्तविक। समझ में आ गया इतना बात। तो अब सुनिए ध्यान से, अब वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा भी बदलेगा। वहाँ पे क्या बताए थे सिर्फ, क्या बताए थे हम वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जो वास्तव में होता है, सिंपल बोल देते। अब यहाँ कहेंगे, अब वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा सुनिए, मुख्य अक्ष के समानांतर अब दर्पण वर्पण नहीं बोलना है, बस बोलना है मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण हटा दीजिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन बस बोल दीजिए, परावर्तन सबको पता है, टीचर को भी पता है, दर्पण से ही होता है, ठीक है। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, है ना, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब वहाँ फोकस ना बोल के क्या कह देंगे, प्रतिबिंब। यानी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये अनंत आएगा तो एगो बिंदु पे यहाँ पे बन जाएगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे, समझ में आएगा ना। मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, असली फोकस होने पर, है ना, यानी किरणों के वास्तव में कटान पर मिलने पर, ठीक है ना, किरण वास्तव में मिल गई तो वास्तविक प्रतिबिंब, कल्पना में मिला दिए तो काल्पनिक प्रतिबिंब, कल्पना में मिला दिए तो समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक। समतल जो घर में जो शीशा होता है हम लोग के मुंह देखने वाला, वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। यानी उसमें वास्तव में किरणें मिलती नहीं है, वास्तव में किरणें मिलती हैं, यानी वास्तव में एक्चुअल में देखो पिछवा ऐसे नहीं दिखता, ऐसे वहाँ होता है, ऐसे जैसे नहीं कोई देखे होगा फिल्म विल्म में रहता है, ऐसे टिपता है, सब आसमान में रहता है, ऐसे आ जाता है उभर के ऐसे। अरे वैज्ञानिक कोई अनुसंधान रहता है, लोग नहीं कोई रिसर्च करने वाले, जो स्पाई टाइप वाला फिल्म रहता है, स्पाई वाला, है ना, हाँ ऐसे रहता है, ऐसे निकल जाता है, ऐसे लोग टिपेंगे ऊपर से, ऐसे आ जाता है, समझ गया ना। हाँ ऐसे ही वो लोग टिप देंगे, ऐसे टिन टून टून बजता है, ऐसे कोई नहीं इस तरह से आ जाता है, इस पे भी हाथों में। हाँ तो वो सब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी असली में वो ऐसे झांक रहे हैं तो दिख रहा है, लेकिन इसमें दिखेगा पीछे, ऐसे शीशा में इतना बड़ा शीशा लगा है तो पीछे ऐसे आदमी रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, समतल दर्पण हमेशा बरोबर, जो घरे होता है शीशा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब, कभी भी वास्तविक असली वाला प्रतिबिंब नहीं। लेकिन वास्तविक कौन प्रतिबिंब बनाता है, अवतल दर्पण। कौन बनाता है, अवतल दर्पण। इसमें भी काल्पनिक बनता है, ठीक है ना। अब कब काल्पनिक बनता है, कहाँ वस्तु को रखना है कि काल्पनिक बनेगा, कहाँ रखना है कि वास्तविक बनेगा, इसमें कहाँ रखना है कि वास्तविक बन सकता है कि नहीं, इसमें देखना ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा। उत्तल में काल्पनिक बन रहा है, कहीं रखो कहीं उधर बनना है, ठीक है, कोई दिक्कतें नहीं, उसमें ज़्यादा बन। अच्छा अब ये दिमाग में समझ में आ रहा है, दर्पण का फोकस पढ़ के प्रतिबिंब पे आ गए, है ना, प्रतिबिंब का डिफिनेशन यहाँ पे मैच कर गया, यहाँ भी प्रतिबिंब का डिफिनेशन मैच कर गया। इसका मतलब अब ये भी पढ़ना होगा कि प्रतिबिंब कहाँ रखने पे कैसा बनता है, ठीक है ना। जैसे वस्तु के यहाँ पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, यहाँ पे रखेंगे तब ध्रुव पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, ध्रुव फोकस के बीच में रखेंगे, इधर देखो, ध्रुव पर रखेंगे तो कैसा बनेगा, ध्रुव फोकस के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा, फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा, केंद्र और अनंत, इसको क्या कहते हैं, अनंत, इनफाइनाइट, है ना। केंद्र के बाहर चले गए तो अनंत, इसको क्या कह देते हैं हम लोग, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है ना। और केंद्र और अनंत के बीच में चल गया तो कैसा बनेगा, ठीक है। कितनी स्थितियाँ, ध्रुव पर, देखिएगा गिनिएगा, ध्रुव पर, ध्रुव फोकस के बीच में, फोकस केंद्र के बीच में, केंद्र और ध्रुव पर हो गया, ध्रुव फोकस के बीच में, फोकस पर, ठीक है, फोकस केंद्र के बीच में, केंद्र पर, ठीक है, और केंद्र और ये अनंत के बीच में। 6 स्थितियां पढ़नी है इसमें। अरे केंद्र अनंत के बीच में चाहे अनंत पर, कुछ वही बात हो गया ना, पॉइंट थोड़े है वो अनंत, ये कोई पॉइंट नहीं है अनंत कहीं भी, है ना। सुनिए ये अनंत यहाँ भी हम लोग ऐसे कर सकते थे, बीच में आ जाएगा। 6 स्थितियाँ किसमें पढ़नी है, इसमें कि वस्तु कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ बनेगा कि उबड़ कि खाबड़, कैसा बनेगा, ये सब पढ़ेंगे। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कहाँ रखेंगे बताइए, तो कहाँ रखिएगा, इधर ही रख दीजिएगा, केंद्र पे रखिएगा। इसमें 6 स्थितियाँ बनेगी नहीं, ध्रुव पे रखो, ध्रुव और अनंत के बीच में रखो, बात खत्म। इसमें कितनी स्थितियाँ, 2 स्थितियाँ, एक ध्रुव पे, इधर कुछ पॉइंट नहीं रहे, ध्रुव अनंत के बीच में, समझ में आ गया ना। तो अगला हम लोग का कल का क्या रहेगा, यही सब, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये हम लोग को एक बार में निपटा देना। ये भूलने वाली चीज़ें हैं, इसी से आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन आता है लगभग, ठीक है ना। और इसी को हम लोग नहीं भूलने के जैसा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी 6 स्थिति आप लोग को पता चल गई, 2 स्थितियाँ पता चल गई, किसी को पता नहीं होता है स्थितियाँ कब होते हैं, बोलो। फोकस के बदले प्रतिबिंब लिखेंगे, जैसे हम बोले फोकस का परिभाषा पूछ देगा तो दर्पण को देके पूछेगा। और अगर सुनिए ध्यान से एक और बात, अवतल दर्पण का पूछेगा तो वहाँ मिलती है बोलेंगे सिर्फ,
है ना, अवतल दर्पण लगा लगा के क्या बोलेंगे,